नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं हॉरर डरावनी कहानियों की एक अनोखी दुनिया। यहाँ हर कहानी में छिपा है रहस्य, डर और रोमांच। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ डर हमेशा आपका इंतजार करता है। चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजन नाम के एक हंसमुख और जिंदादिल युवक से, जिसे घूमने फिरने का बेहद शौक था। राजन का मन जैसे ही एक जगह पर ठहरता, उसकी आत्मा उसे नई मंजिलों की ओर खींचने लगती। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, शांत झीलें और चहल पहल वाले शहर, हर जगह उसे अपनी ओर बुलाती थी। राजन की खास बात यह थी कि वह यात्रा का कोई तय प्लान नहीं बनाता था। कभी दोस्तों के साथ ठहाके लगाते हुए रास्तों की खोज करता, तो कभी अकेले अपने विचारों के साथ अनजान राहों पर चल देता। सफर के दौरान उसके पास हमेशा एक छोटा सा बैग रहता, जिसमें जरूरी सामान और एक पुरानी डायरी होती। इस डायरी में वह अपनी यात्राओं के अनुभव लिखता और कभी-कभी उन लोगों की कहानियां भी दर्ज करता, जिनसे वह सफर में मिलता। उसकी यात्राएं सिर्फ जगहों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि लोगों से मिलने और उनकी कहानियां जानने का भी एक जरिया थीं। उसकी हर यात्रा में कोई न कोई नई सीख, रोमांचक घटना या अजीबोगरीब किस्सा जरूर जुड़ जाता। शायद यही वजह थी कि उसके दोस्त उसकी कहानियों को सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते। कॉलेज के सेकंड ईयर का एग्जाम खत्म हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। राजन, जो हमेशा सफर पर निकलने के लिए तैयार रहता था, इस बार असमंजस में था कि कहाँ जाया जाए। किताबों और नोट्स से भरी टेबल को देखकर उसे एहसास हुआ कि अब उसे कुछ दिन खुली हवा में बिताने की जरूरत है। लेकिन मंजिल क्या होगी, यह तय करना मुश्किल हो रहा था। तभी उसके घर की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने सोनाली, आशुतोष, मानसी और दिव्या खड़े थे। दोस्तों को देखकर राजन की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही सभी अंदर आए, दिव्या ने चुटकी लेते हुए कहा, राजन, तुम ठीक हो ना? एग्जाम खत्म हुए 2 दिन हो गए और तुम अभी तक घर में बैठे हो। तुम्हें तो अब तक किसी ट्रिप पर निकल जाना चाहिए था। राजन ने हंसते हुए कहा, यार, इस बार समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। दिल चाहता है कि कुछ नया हो, कुछ अलग। इस पर आशुतोष, जो हमेशा नई नई जगहों के बारे में बात करता था, तुरंत बोला, तो क्यों न इस बार तुम सब मेरे गांव चलो? देहरादून के पास है, नाम है कलसी। यह एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहां का माहौल तुम्हारे दिल को सुकून दे देगा। चारों ओर हरियाली, शांत नदियां और पहाड़। सोनाली और मानसी ने भी उत्सुकता जताई। मानसी बोली, वाकई, सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। और वैसे भी देहरादून की तरफ जाना हमेशा अच्छा रहता है। थोड़ी बातचीत और प्लानिंग के बाद सबने फैसला किया कि उसी रात देहरादून के लिए फ्लाइट लेनी चाहिए। अगले कुछ घंटों में सबने अपना सामान पैक किया और तैयार हो गए। राजन के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे एहसास हुआ कि यह ट्रिप न सिर्फ उसकी घुमक्कड़ी की भूख को शांत करेगी, बल्कि दोस्तों के साथ बिताए ये पल यादगार भी बनेंगे। जैसे ही रात हुई, सभी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। गाड़ी में हंसी मजाक और ख्वाबों का सिलसिला जारी था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कलसी का यह सफर उनकी जिंदगी में क्या नया मोड़ लेकर आएगा। रात के 10 बजे का समय था जब सभी दोस्त एयरपोर्ट पहुंचे। वहां का माहौल हलचल भरा था, लेकिन उनके चेहरों पर थकान की जगह उत्साह था। बैग के साथ खड़े खड़े वे मस्ती और मजाक करते रहे। सोनाली ने मानसी पर मजाकिया ताने कसे, तो दिव्या और आशुतोष ने मिलकर राजन की घुमक्कड़ी के किस्सों पर चुटकियां लीं। यह हंसी मजाक का सिलसिला फ्लाइट में चढ़ने तक चलता रहा। रात करीब 11 बजे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। हवाई जहाज के अंदर की हल्की रोशनी और खिड़की से दिखते चमकते शहर के नज़ारे ने सभी को रोमांचित कर दिया। मानसी, जो हमेशा से डरपोक मानी जाती थी, उड़ान के दौरान सबसे ज्यादा नर्वस दिखी और राजन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें सफर में इतनी डरपोक होना था, तो घर पर ही क्यों नहीं रुक गई? इस पर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। करीब 2 बजे फ्लाइट देहरादून एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। ठंडी हवा ने सभी का स्वागत किया और वे कंपकंपाते हुए गेट से बाहर निकले। एयरपोर्ट के बाहर आशुतोष का बड़ा भाई हरीश पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। हरीश को देखकर एक पल को सभी चौंक गए। उसका भारी भरकम शरीर, मजबूत कदकाठी और गहरी आवाज किसी पहलवान की तरह लग रही थी,
लेकिन उसके चेहरे पर जो गर्मजोशी और मुस्कान थी, उसने सभी को तुरंत सहज बना दिया। हरीश ने ठंडी रात में चाय का इंतजाम पहले से कर रखा था। पास की एक छोटी सी दुकान से स्टीमिंग चाय के कप हाथ में लेकर सभी ने राहत की सांस ली। चाय की हर घूंट के साथ उनकी बातें और मजेदार हो गईं। चाय खत्म होते ही सभी आशुतोष के गांव कलसी की ओर निकल पड़े। सफर में हरीश ने पहाड़ों, रास्तों और गांव की दिलचस्प कहानियां सुनाईं। उसकी बातों का अंदाज इतना मजेदार था कि किसी को भी रास्ते की थकान महसूस नहीं हुई। गाड़ी के शीशे से बाहर झांकते हुए राजन ने देखा कि रात के अंधेरे में पहाड़ों की परछाइयां किसी रहस्यमय दुनिया की तरह लग रही थीं। सुबह करीब 5 बजे वे आशुतोष के घर पहुंचे। गांव में सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की हल्की चहचहाहट ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। जैसे ही वे घर के भीतर पहुंचे, आशुतोष की मां दरवाजे पर खड़ी थीं। वह एक सादगी भरी महिला थीं, जिनका सांवला रंग और माथे पर पड़ी हल्की झुर्रियां उनकी मेहनत और अनुभव की गवाही दे रही थीं। उनके सिर के बाल थोड़े सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक अभी भी युवावस्था की तरह थी। उन्होंने सभी का मुस्कुराकर स्वागत किया और कहा, तुम लोग थके हुए लग रहे हो। पहले आराम कर लो। ऊपर वाले हॉल में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है। उनकी आवाज में एक अपनापन था, जो तुरंत ही सबके दिल को छू गया। ऊपर हॉल में गद्दे पहले से ही बिछाए गए थे। ठंडी हवा और सफर की थकान ने सभी को बिस्तर पर गिरने पर मजबूर कर दिया। बातें करते करते कब सबकी आंख लग गई, किसी को पता ही नहीं चला। सुबह की पहली किरणों के साथ उनकी जिंदगी का यह रोमांचक अध्याय शुरू होने वाला था। सुबह करीब 8 बजे आशुतोष की मां की मुलायम लेकिन स्नेह से भरी आवाज ने सभी को जगा दिया। ठंडे मौसम में गर्म रजाइयों से निकलने का मन किसी का भी नहीं था, लेकिन मां के बुलाने में ऐसा अपनापन था कि मना करना मुश्किल था। एक एक कर सभी अपने अपने बिस्तरों से उठे और चेहरे पर नींद के निशान लिए हॉल में आकर बैठे। वहां पहले से ही नाश्ते की महक फैली हुई थी। टेबल पर गर्मागर्म पूरियां, मसालेदार आलू की सब्जी और साथ में ताज़ी दही रखी थी। यह देखकर राजन की भूख दोगुनी हो गई। सभी ने जैसे ही पहला कॉल लिया, उनके चेहरे पर खुशी और संतोष झलक उठा। सोनाली ने सबसे पहले कहा, आंटी, यह सब्जी तो गजब की बनी है। ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं खाया। राजन, जो हमेशा मजाक करने में आगे रहता था, बोला, आंटी, अगर मैं यहाँ 2 दिन और रहा तो यकीन मानिए, वापस मोटा होकर जाऊंगा। यह सुनते ही सभी जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। आशुतोष की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, खाओ बेटा, घर का खाना तो दिल से बनाया जाता है। बस तुम सब खुश रहो। नाश्ते के बाद आशुतोष ने बड़े उत्साह से कहा, दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपने गांव के पास के जंगल में लेकर चलूंगा। वहां की खूबसूरती, ऊंचे पेड़ों की छाया और शांत माहौल तुम्हें यकीनन बहुत पसंद आएगा। और रास्ते में एक झरना भी है, जहां हम आराम कर सकते हैं। इतना सुनते ही सभी का जोश बढ़ गया। सोनाली और मानसी ने तुरंत अपने बैग तैयार किए। दिव्या ने कैमरा उठाया और राजन ने मजाक में कहा, जंगल की खूबसूरती तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भालू सामने आ गया तो भागने में सबसे आगे मैं रहूंगा। तभी हरीश, जो पास में खड़ा था, गंभीर आवाज में बोला, सुनो, तुम लोग चाहे कितना भी मजाक करो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। शाम होने से पहले लौट आना। वह जंगल देखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही रहस्यमय भी है। वहां के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं, रात के समय वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने वहां अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ तो वापस लौटे ही नहीं। हरीश की यह बात सुनकर एक पल के लिए सभी चुप हो गए। सोनाली ने थोड़ा सहमते हुए कहा, क्या सच में ऐसा कुछ है? आशुतोष ने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे भैया, हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। हम तो दोपहर तक लौट आएंगे। बस तुम सब मेरे पीछे पीछे चलना। हरीश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। थोड़ी देर में सभी तैयार हो गए। बैग में पानी की बोतलें, स्नैक्स और कुछ जरूरी सामान रखकर वे जंगल की ओर चल पड़े। सुबह की धूप ने रास्तों को सुनहरा बना दिया था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने सफर को और भी खूबसूरत बना दिया।
हंसी मजाक करते हुए वे जंगल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं रहेगा। यह जंगल उनकी जिंदगी का एक नया, रोमांचक और शायद डरावना अध्याय लिखने वाला था। जंगल में कदम रखते ही सभी उसके अद्भुत सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो गए। ऊंचे ऊंचे देवदार और साल के पेड़ आसमान से बातें कर रहे थे। सूरज की हल्की किरणें इन पेड़ों के बीच से छन कर नीचे गिर रही थीं, जैसे किसी ने जंगल को सोने की चादर से ढक दिया हो। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और ठंडी, ताज़ी हवा ने माहौल को और भी जादुई बना दिया। दूर कहीं एक छोटा झरना बह रहा था, जिसकी आवाज़ उस शांति में संगीत जैसा प्रतीत हो रही थी। सभी इस खूबसूरती का आनंद लेते हुए जंगल में और अंदर बढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी बातों और हंसी मजाक की जगह चिंता ने ले ली। चारों तरफ दिखने वाले एक जैसे पेड़ों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे रास्ता भटक चुके हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किस ओर से आए थे। शाम ढलने लगी। सूरज की अंतिम किरणों ने आसमान को लाल नारंगी रंग से भर दिया और अंधेरा धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगा। ठंड बढ़ने लगी और जंगल का सन्नाटा अब डरावना महसूस हो रहा था। मानसी, जो पहले से ही थोड़ी डरी हुई थी, बोली, अब हमें वापस चलना चाहिए। यहां रुकना सही नहीं होगा। आशुतोष ने इधर उधर देखा और माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, पर वापस जाने का रास्ता कहाँ है? सब कुछ एक जैसा लग रहा है। सभी के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी। इसी बीच अचानक दूर से किसी स्त्री की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मोहक थी कि एक पल के लिए सब चौंक गए। वह आवाज जैसे उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। राजन, जो हमेशा जिज्ञासु और साहसी रहता था, उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। सोनाली ने घबराते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोली, राजन, तुम कहाँ जा रहे हो? यह जगह अजीब लग रही है। हमें यहां से दूर रहना चाहिए। लेकिन राजन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बिना रुके उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मोह भर दिया था। बाकी दोस्त भी राजन को रोकने के लिए पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे थोड़ी दूर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री सफेद साड़ी पहने एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी काली, घनी जुल्फें उसके चेहरे पर लहरा रही थीं और बड़ी बड़ी चमकती आंखें अंधेरे में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसका सौंदर्य इतना मोहक था कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। उसकी मीठी आवाज ने जैसे राजन को पूरी तरह वश में कर लिया। राजन उस स्त्री की ओर खींचता चला गया, जैसे उसके कदम उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी और के इशारों पर बढ़ रहे हों। सोनाली ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे राजन के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। राजन, रुक जाओ, सोनाली ने जोर से चिल्लाया, लेकिन राजन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसके बाकी दोस्त भी स्त्री की तरफ देखते ही सहम गए। उस स्त्री की आंखों में कुछ ऐसा था जो डर और आकर्षण दोनों पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, बल्कि इस जंगल की कोई रहस्यमयी ताकत थी। जंगल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पक्षियों की आवाजें बंद हो चुकी थीं और चारों तरफ केवल सन्नाटा था। अंधेरा घना होता जा रहा था और ठंडी हवा अब असहज कर रही थी। वह स्त्री मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में एक अनकहा डर छिपा हुआ था। राजन जैसे उसकी गिरफ्त में पूरी तरह फंस चुका था। बाकी दोस्त भय से एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। क्या वह सचमुच कोई रहस्यमयी आत्मा थी, या यह सब उनका भ्रम था? लेकिन जो हो रहा था, वह उन्हें किसी बड़े खतरे का आभास दिला रहा था। जैसे ही मोहिनी ने अपनी मोहक आवाज में कहा, तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, सभी उसके व्यक्तित्व से खींचे चले गए। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई जादू हो। राजन, जो पहले से ही उसके प्रभाव में था, एक कदम और आगे बढ़ गया। मोहिनी की साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आवाज में ऐसा माधुर्य था कि सुनने वाले की आत्मा तक सराबोर हो जाए। लेकिन दिव्या, जो हमेशा भूत प्रेत की कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं में रुचि रखती थी, ने उसकी हरकतों पर गौर करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि मोहिनी की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए।
दिव्या ने फुसफुसाते हुए सोनाली से कहा, सोनाली, कुछ गड़बड़ है। उसकी परछाई क्यों नहीं है? यह कोई साधारण इंसान नहीं लगती। सोनाली ने घबराकर उसकी ओर देखा और अब दोनों को मोहिनी की हरकतें असामान्य लगने लगीं। तभी मोहिनी ने राजन को अपनी ओर इशारा करके बुलाया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि राजन उसके शब्दों में बंधा हुआ महसूस कर रहा था। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर सपना, हर चाहत, सब पूरी हो जाएगी। राजन उसकी बातों में पूरी तरह फंस चुका था। बिना कुछ सोचे समझे वह उसके पास जाने लगा। सोनाली ने घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाई, राजन, होश में आओ। यह सब ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राजन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मोहिनी की ओर बढ़ता गया। तभी दिव्या ने एक कदम आगे बढ़कर हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? मोहिनी ने अचानक अपनी आवाज को बदलते हुए एक भयावह मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो मैं चाहती हूं वह मुझे मिल चुका है। और फिर अगले ही पल उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। मोहिनी की आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगीं। उसकी मुस्कान अब खौफनाक हंसी में बदल गई, जिससे जंगल का सन्नाटा भी डरावना हो गया। उसके लंबे, पतले नाखून अचानक बड़े और नुकीले पंजों में बदल गए। उसकी हड्डियों से भरी लंबी चोटी जमीन पर लहराने लगी, जैसे वह किसी सांप की तरह चल रही हो। सोनाली और आशुतोष ने तुरंत राजन को खींचने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी ने हवा में अपनी चोटी को लहराया। उसी समय जंगल के पेड़ों की शाखाएं अचानक जिंदा हो गईं। शाखाएं किसी अजगर की तरह फुर्ती से बढ़ी और सभी दोस्तों को जकड़ने लगीं। सोनाली की चीखें जंगल की गहराई में गूंजने लगीं। मानसी ने रोते हुए कहा, हम यहां क्यों आए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लेकिन मोहिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खौफनाक हंसी लगातार गूंज रही थी। राजन अब भी उसकी ओर खिंच रहा था, जैसे उसकी आत्मा मोहिनी के वश में हो गई हो। आशुतोष ने पूरी ताकत लगाकर शाखाओं से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस था। मोहिनी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि हर कोई कमजोर महसूस कर रहा था। जंगल का अंधेरा और गहराता जा रहा था। ठंडी हवा अब बर्फीली हो चुकी थी और माहौल में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा फैल गया था। सभी दोस्तों के चेहरे पर डर और निराशा साफ झलक रही थी। अब सवाल यह था, क्या वे इस रहस्यमय, खौफनाक ताकत से बच पाएंगे या यह जंगल उनकी आखिरी मंजिल साबित होगा? रात काफी गहरा चुकी थी और बच्चे अब तक घर नहीं लौटे थे। हरीश और उसकी मां की चिंता अब बेचैनी में बदलने लगी थी। उनकी मां बार बार घर के आंगन में टहलते हुए कह रही थीं, हरीश, कुछ गड़बड़ है। बच्चों को इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। जंगल में कुछ अनहोनी हो गई तो? हरीश, जो हमेशा से शांत और समझदार स्वभाव का था, मां को सांत्वना देते हुए बोला, मां, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूं। आप घबराइए मत। भगवान सब ठीक करेंगे। हरीश ने अपनी कुल्हाड़ी और टॉर्च उठाई और घर से निकल पड़ा। ठंडी रात में जंगल और भी डरावना लग रहा था, लेकिन हरीश की बहादुरी और उसका ईश्वर में विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर पड़ रही थी और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। जंगल में प्रवेश करते ही उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना और बच्चों को सही सलामत वापस लाने में मेरी मदद करना। हरीश ने बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश की। वह हर दिशा में टॉर्च की रोशनी डालता, बच्चों के नाम पुकारता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद थकावट और निराशा ने उसे घेर लिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। क्या यह सच हो सकता है? कहीं बच्चों को जंगल की उस दुष्ट आत्मा ने तो नहीं पकड़ा? हरीश के मन में यह विचार आया, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाला। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। भगवान के रहते यह कैसे हो सकता है? उसने अपने मन को शांत किया और फिर से भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा। इसी बीच उसे दूर से सोनाली की चीख सुनाई दी। वह आवाज दिल दहला देने वाली थी, मानो वह जान बचाने के लिए गुहार लगा रही हो। हरीश ने बिना समय गवाए उसी दिशा में दौड़ लगा दी। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा,
उसने देखा कि सभी बच्चे बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं से बंधे हुए थे। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर बेपसी साफ झलक रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हरीश ने बिना एक पल गवाए अपने हाथ की कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ों की शाखाओं पर वार करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ शाखाएं कमजोर होती गईं। हरीश ने जैसे ही पेड़ों की शाखाओं को काटना शुरू किया, एक एक करके बच्चों को आजाद कर दिया। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। सभी बच्चे जमीन पर गिरते ही घबराकर रोने लगे। लेकिन हरीश की आंखें चारों तरफ राजन को ढूंढ रही थीं। सोनाली ने हाफते हुए कहा, भैया, राजन। राजन यहां नहीं है। मोहिनी उसे लेकर चली गई और उसे सारी आपबीती हरीश को सुनाई। यह सुनते ही हरीश के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन राजन का कहीं कोई पता नहीं था। दिव्या ने सुबकते हुए कहा, वो मोहिनी थी, भैया। हमने उसे देखा। उसने राजन को अपने वश में कर लिया और उसे लेकर चली गई। हमें कुछ समझ नहीं आया। हम कुछ कर ही नहीं पाए। हरीश ने बच्चों को संभालते हुए कहा, डरो मत। पहले यहां से निकलते हैं। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। मुझे पता है राजन को कैसे ढूंढना है। भगवान पर भरोसा रखो। सभी बच्चे थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन हरीश की दृढ़ता और साहस देखकर उनमें थोड़ी हिम्मत आई। वह एक बार फिर से जंगल की ओर देखने लगा, जैसे उसकी आंखें राजन का कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रही हों। हरीश ने बच्चों से कहा, तुम सब मेरे पीछे चलो। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी रास्ते से भटकने की कोशिश मत करना। यह जंगल अब और भी खतरनाक हो चुका है। आशुतोष ने कांपते हुए कहा, भैया, क्या राजन? क्या वो वापस आ पाएगा? हरीश ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वो आएगा। भगवान पर भरोसा रखो। हम उसे लेकर आएंगे, चाहे मुझे इस जंगल की हर एक शाखा और हर एक कोने को खंगालना पड़े। बच्चों ने चुपचाप सिर हिलाया और हरीश के पीछे पीछे चलने लगे। जंगल की ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हरीश के साथ होने का एहसास उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। दिव्या ने हरीश को चिंतित आवाज में कहा, भैया, वो कोई आम औरत नहीं थी। वो मोहिनी डायन थी। मैंने उसके बारे में पढ़ा है। उसकी चोटी असामान्य रूप से लंबी थी, जैसे कोई अजगर हो। मोहिनी डायन अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए नौजवान पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और इससे उसे अद्भुत ऊर्जा मिलती है। वो राजन के साथ भी ऐसा ही कुछ करना चाहती है। अब राजन उसके जाल में फंस चुका है। हरीश ने गंभीरता से पूछा, तो क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि वो हमें कहाँ मिल सकती है? दिव्या ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, डायन अक्सर ऐसी जगहों पर रहती हैं जो सुनसान होती हैं, जहां बड़े बड़े पेड़ हों और सूरज की रोशनी भी ना पहुंच पाए। ऐसी जगहें उनकी शक्तियों को बढ़ाने में मदद करती हैं। हमें राजन को किसी ऐसी ही जगह पर ढूंढना होगा। हरीश ने दिव्या की बात को ध्यान से सुना और तुरंत कहा, जंगल में एक ऐसी जगह है जो नदी के पास है। वहां पेड़ों की इतनी घनी छाया है कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। और वो जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं है। हमें वहां चलना होगा, लेकिन ध्यान रखना, सब एक साथ रहेंगे। कोई भी अकेला नहीं जाएगा। यह कहते हुए हरीश ने अपनी जेब से एक अंगारा निकाला। वह अंगारा महादेव के मंदिर से लाया हुआ था। उसे दिखाते हुए हरीश ने कहा, यह अंगारा भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है। इसे अपने माथे और कलाई पर लगा लो। यह हमें उस डायन की काली शक्तियों से बचाएगा। जब तक यह अंगारा हमारे पास रहेगा, वह हम पर अपना असर नहीं डाल पाएगी। हरीश की बात सुनकर सभी ने जल्दी जल्दी अंगारा लगाया। सोनाली ने कांपते हुए कहा, भैया, क्या यह हमें सच में बचा पाएगा? हरीश ने उसकी ओर दृढ़ नजर से देखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव हमारे साथ हैं। हमें बस हिम्मत रखनी होगी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, लेकिन हरीश की बहादुरी और उसके विश्वास ने उनमें थोड़ी हिम्मत भर दी। हरीश ने टॉर्च की रोशनी में रास्ता ढूंढना शुरू किया।
ठंडी हवा के साथ जंगल का अजीब सन्नाटा और पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। सभी ने हरीश का आदेश मानते हुए एक साथ चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उम्मीद अब भी कायम थी कि वे राजन को सही सलामत वापस ले आएंगे। क्या वे सही समय पर राजन को बचा पाएंगे, या मोहिनी डायन का जादू उन पर हावी हो जाएगा? यह रहस्यमय यात्रा अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। अब रात का लगभग 1 बज चुका था और जंगल की ठंडक हड्डियों तक महसूस हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके, अजीब सी सरसराहट और आसपास की घनी खामोशी ने सभी के दिलों में डर और बेचैनी बढ़ा दी थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे जंगल खुद किसी भयानक रहस्य को छिपा रहा हो। हरीश और बाकी सभी धीरे धीरे नदी के पास बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ उनकी सांसें तेज होती जा रही थीं और उनके दिलों की धड़कनें जैसे उनके कानों में गूंजने लगी थीं। अचानक आशुतोष की नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। भैया, यह देखो, उसने डर और हैरानी के बीच आवाज लगाई। सभी ने देखा कि वहां राजन का जूता पड़ा था। यह देखकर सभी के चेहरों पर चिंता और डर के मिले-जुले भाव आ गए। हरीश ने झुककर जूते को उठाया और कहा, इसका मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। वह यहीं कहीं होगा। हमें जल्दी करनी होगी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर पेड़ों के बीच से उन्हें एक पुरानी, जर्जर झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के ऊपर का छप्पर टूटा हुआ था और उसमें से धुएं की हल्की लकीर बाहर निकल रही थी। झोपड़ी के चारों ओर अजीब सी सिहरन भरी हवा बह रही थी। हरीश ने सभी को इशारे से रुकने और सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ा और धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे। सभी के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन हरीश की उपस्थिति ने उनमें थोड़ी हिम्मत बनाए रखी। सोनाली ने झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा, उसने उसकी चीख लगभग उसके गले में ही दबा दी। उसने घबराकर बाकी सबको इशारे से अंदर देखने को कहा। हरीश और दिव्या ने झुककर खिड़की से झांका और उनके होश उड़ गए। अंदर का दृश्य किसी भयानक सपने से कम नहीं था। झोपड़ी के बीचों बीच एक पुराना पलंग रखा था। मोहिनी, जो अब एक साधारण औरत की तरह दिख रही थी, अपने सफेद कपड़े उतार रही थी। उसकी लंबी चोटी फर्श तक फैली हुई थी, जैसे वह किसी जीवित सांप की तरह सरक रही हो। पलंग पर राजन बिना कपड़ों के, अचेत हालत में लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह पूरी तरह से मोहिनी के जादू के वश में हो। मोहिनी की काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा था। हरीश ने गुस्से और डर को नियंत्रित करते हुए कहा, यह आखिरी मौका है। अगर हम उसे अभी नहीं बचा पाए, तो राजन हमेशा के लिए उसके वश में चला जाएगा। अंदर झोपड़ी में मोहिनी अब पूरी तरह निर्वस्त्र हो चुकी थी। उसका सौंदर्य और भयावहता एक साथ देखने वालों के मन को विचलित कर रहे थे। उसकी त्वचा चांदनी रात की उज्ज्वल चमक जैसी प्रतीत हो रही थी, जो एक अजीब सी ठंडक और भय का अनुभव करा रही थी। उसकी लंबी चोटी नागिन की तरह जमीन पर लहरा रही थी, मानो उसमें अपनी ही कोई जान हो। उसकी आंखें गहरी, चमकती हुई और किसी गहरे जादू से भरी हुई थीं। उस पर नजर डालना जैसे किसी सम्मोहन में फंसने जैसा था। राजन बेसुध सा पलंग पर लेटा हुआ था और मोहिनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी अपने वश में कर ले। बाहर खिड़की से झांकते हुए आशुतोष की आंखें उस पर टिक गईं। वह उसकी खूबसूरती और मोहकता में खोने लगा। उसके दिल और दिमाग पर एक अजीब सी वासना हावी होने लगी थी। तभी हरीश ने उसकी इस हालत को भांप लिया। उसने जोर से आशुतोष को झकझोरा और अपने साथ लाया हुआ महादेव का अंगारा उसके माथे पर लगाया। साथ ही भगवान शिव का मंत्र जोर से जाप करने लगा। मंत्र की शक्ति से आशुतोष होश में आ गया और उसके चेहरे पर शर्म और डर एक साथ दिखाई देने लगे। दिव्या ने फुसफुसाते हुए कहा, भैया, ये डायन बहुत ताकतवर है। मैंने पढ़ा है कि उसकी शक्ति उसकी लंबी चोटी में होती है। अगर हम उसकी चोटी को काट दें तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी और वह कमजोर पड़ जाएगी। यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। हरीश ने दिव्या की बात ध्यान से सुनी और झोपड़ी के अंदर की स्थिति का जायजा लिया।
उसने योजना बनाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमें यह काम चुपचाप और तेजी से करना होगा। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी जान को खतरा है। दिव्या, तुम और सोनाली दरवाजे पर खड़े रहना और किसी भी अप्रत्याशित हरकत के लिए तैयार रहना। मैं और आशुतोष अंदर जाकर उसकी चोटी काटने की कोशिश करेंगे। सबने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर और संकल्प एक साथ झलक रहे थे। हरीश ने अपने पास रखा महादेव का अंगारा सबके माथे पर लगाया और बोला, जो भी हो, भगवान पर भरोसा रखना। ये मोहिनी कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति के आगे टिक नहीं पाएगी। धीरे धीरे वे झोपड़ी के पास पहुंचे। हर कदम डर और उत्साह से भरा हुआ था। खिड़की के अंदर मोहिनी अब राजन के पास झुक चुकी थी। उसकी चोटी जमीन पर लहराती हुई नागिन जैसी लग रही थी। हरीश ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और आशुतोष को इशारा किया। जैसे ही हरीश और आशुतोष उस भयावह झोपड़ी के अंदर पहुंचे, मोहिनी ने उनकी आहट सुन ली। उसकी लाल, दहकती आंखों में गुस्से की ज्वाला और भी तेज चमकने लगी। अब वह पहले से भी अधिक डरावनी और खतरनाक लग रही थी। मोहिनी ने उन्हें देखते ही एक भयानक चीख मारी। वह चीख इतनी विकराल थी कि मानो उसकी गूंज से चारों ओर की हवाएं थम गईं और सुनने वालों के हृदय थमने को मजबूर हो गए। हरीश और आशुतोष ने अपने हाथों से अपने कान कसकर बंद कर लिए, लेकिन उनकी सांसें तेज हो चली। इसके बाद मोहिनी ने अचानक जोर जोर से ठहाके लगाने शुरू कर दिए। उसकी हंसी में इतनी दहशत और चालाकी थी कि वह राजन को छोड़कर हरीश और आशुतोष की ओर बढ़ने लगी। वह अब इतनी अद्भुत सुंदर लग रही थी कि कोई भी उस पर मोहित हो सकता था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मानो प्रकृति ने उसे स्वर्ग की अप्सराओं की छवि दी हो। लेकिन उसकी नीयत छलपूर्ण थी। वह उन्हें इस तरह बुला रही थी जैसे अब वह उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का इरादा रखती हो। उसकी मोहक मुस्कान में छुपा हुआ खतरनाक षड्यंत्र साफ झलक रहा था। लेकिन हरीश और आशुतोष उसकी चाल में फंसने वाले नहीं थे। उनकी नजर जमीन पर लहराती उसकी लंबी, भयानक चोटी पर पड़ी। वह चोटी ही उसकी सारी शक्तियों का स्रोत थी। हरीश ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस चोटी पर वार किया। कुल्हाड़ी का वार इतना सटीक था कि चोटी मोहिनी के शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ी। चोटी के कटते ही मोहिनी के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। वह जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं, मानो वह पूरे जंगल को अपनी तकलीफ का गवाह बनाना चाहती हो। चोटी को गिरता देख आशुतोष ने उसे जोर से लात मारी, जिससे वह झोपड़ी के बाहर दरवाजे तक चली गई। बाहर खड़ी मानसी और दिव्या पहले से तैयार थीं। उन्होंने झट से अपने पास रखे सैनिटाइजर को चोटी पर डाला। इसके तुरंत बाद सोनाली ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और चोटी को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें चोटी को घेरने लगीं, मोहिनी अपनी सारी शक्तियां खोने लगी। वह अब एक सामान्य, शक्तिहीन स्त्री बन गई। उसकी चीखें और भी तेज हो गईं, लेकिन उनमें अब कोई डराने की शक्ति नहीं थी। मोहिनी धीरे धीरे राख में बदलने लगी। राख में बदलते हुए भी उसकी आंखों में नफरत और बदले की भावना थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं वापस आऊंगी और तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। एक एक को खत्म कर दूंगी। यह कहते ही उसकी आवाज भी गायब हो गई। बस उसकी राख हवा में उड़कर जंगल में बिखर गई और वह खौफनाक अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मोहिनी के अंत के बाद सबने गहरी राहत की सांस ली। जंगल की खामोशी अब डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। तभी राजन के शरीर में हरकत हुई और वह धीरे धीरे होश में आ गया। जैसे ही उसने खुद को संभाला और खड़ा हुआ, उसकी नजर मानसी और सोनाली पर पड़ी। दोनों धीरे धीरे मुस्कुरा रही थीं और उनकी मुस्कान में एक हल्का सा मजाकिया अंदाज झलक रहा था। राजन ने उनकी मुस्कान देखी तो अचानक उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वह स्थिति को पूरी तरह समझ गया। उसने जल्दी से अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो कुछ खोज रहा हो। परंतु कमरे में उसकी खोज व्यर्थ रही। उसके कपड़े वहां कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह निर्वस्त्र था और इस बात का एहसास उसे और भी शर्मिंदा कर रहा था। दिव्या उसकी परेशानी को भांप गई। उसने तुरंत अपने बैग से एक शाल निकाली और राजन की तरफ बढ़ाई।
राजन ने धन्यवाद कहते हुए वह शाल ली और बड़ी जल्दीबाजी में उसे लुंगी की तरह लपेट लिया। हालांकि शाल से उसकी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी, लेकिन यह कम से कम उसे अपनी शर्मिंदगी से थोड़ी राहत देने के लिए काफी थी। फिर उसने मानसी और सोनाली की ओर देखा, जो अब अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही थी। दोनों ठहाके मारकर हंस रही थीं। राजन ने गुस्से और मजाकिया अंदाज में कहा, शर्म नहीं आती, लड़कियों? एक अकेले नवयुवा को, जो इतना सेक्सी और इतना हॉट है, बिना कपड़ों के गंदी नजर से देखती हो। उसके यह कहते ही पूरा माहौल ठहाकों से भर गया। दिव्या, मानसी और सोनाली की हंसी में अब हरीश और आशुतोष भी शामिल हो गए। उनकी हंसी से राजन की शर्म भी थोड़ी कम हो गई। जंगल में मौजूद तनावपूर्ण माहौल अब पूरी तरह से हल्का और खुशनुमा हो चुका था। सूरज की पहली किरणें आसमान को हल्का हल्का रंगने लगी थीं। ठंडी हवा में अब नई सुबह की आहट थी। थके लेकिन सुरक्षित वे सभी घर पहुंचे। घर के दरवाजे पर उनकी मां पहले से ही बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की एक अंतहीन धारा बह रही थी। चिंता और बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही उनकी नजर उन सब पर पड़ी, मां के आंसू खुशी के झरने में बदल गए। मेरे बच्चे, तुम सब ठीक हो? वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मां ने दौड़कर आशुतोष को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे में उनका गुस्सा, चिंता और प्यार एक साथ झलक रहा था। लेकिन तमाचा मारते ही वह रोते हुए उसे कसकर गले लगा बैठी। आशुतोष, जो अभी तक हक्का बक्का था, अब मां की इस भावनात्मक प्रतिक्रिया में खो गया। मां ने उसे अपनी बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया, मानो उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं होने देंगी। कुछ देर तक मां ने उसे अपने से अलग नहीं किया। उसकी धड़कनें अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं। दिव्या और हरीश ने पास आकर धीरे धीरे मां को पूरी घटना बताई, मोहिनी की कहानी, उसके जाल और आखिर में उसकी हार। मां ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और अपनी आंखें बंद कर भगवान शंकर का बार बार धन्यवाद करने लगीं। उनकी थरथराती आवाज में श्रद्धा और आभार झलक रहा था। 2 दिन बाद सभी ने गांव छोड़कर वापस मुंबई की ओर रुख किया। लेकिन भले ही वे अब शहर की चहल पहल में लौट आए थे, मोहिनी की वह खतरनाक चेतावनी उन्हें बार बार याद आ जाती थी। उसकी अंतिम चीखें, मैं लौटकर आऊंगी, अभी भी उनके कानों में गूंजती थी। हर बार जब वे उस घटना को याद करते, एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ जाती और उनके दिल बैठने को मजबूर हो जाते। मुंबई की भीड़-भाड़ में भी वे सभी इस डरावनी घटना की यादों से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। समय के साथ जीवन ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन कहीं न कहीं उनके भीतर वह डर अब भी जिंदा था। यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।